जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के बिहार बोर्ड द्वारा जो इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया है उसके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं 100 उसी को हम लोग एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मिलते हैं, लेकिन हम लोगों को उस 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, जिसमें से यहाँ पे 60 क्वेश्चन जो है वो आपको आपके टेक्स्ट बुक से यानी कि जो किताब है दो, एक पनोरमा और एक इंग्लिश रीडर, उससे दिया गया है। और जो 40 क्वेश्चन है वो आपको ग्रामर से दिया गया है। हम लोग सभी को सॉल्व करेंगे, ग्रामर को भी, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बुक से आए हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों को देखने वाले हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको एक ही नंबर मिलेगा और 50 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहले क्वेश्चन को। सेक्शन ए और सेक्शन 2 में तो इसको बांट दिया गया है, तो अभी हम लोग जिसको सॉल्व करने वाले वो सेक्शन ए है, जिसमें हम लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा। बता दिया गया है कि यहाँ पे 1 से 100 क्वेश्चन दिए गए हैं और उस सभी में हम लोगों को 4 ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें से कोई एक ही ऑप्शन हमारा सही होगा और उसी को हम लोगों को चूज करना है। इसमें 100 में से हम लोगों को 50 क्वेश्चनों का ही जवाब देना है और उसको हमारे ओएमआर शीट, वहां पे जब आप जाएंगे एग्जाम देने तो वहां पे एक ओएमआर शीट का आपको दिया जाएगा। उस ओएमआर शीट में आपको जो सही आंसर होगा उसको आपको वहां पे भरना होगा, इस तरह से ऐसे करके। तो उसके बारे में बता दिया गया है, यहाँ बता दिया गया है 50 into 1 यानी कि 50, यानी कि प्रत्येक एक प्रश्न के लिए हमें एक नंबर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला में पूछा गया है द स्लो थिंकर्स आर अनेबल टू। पहला ही क्वेश्चन जो है वो पहले चैप्टर से यहाँ गया है। जो हम लोगों को पहला चैप्टर पढ़ना है आर.सी. हचिंसन वाला द पेस्ट फॉर लिविंग, उसी से पूछ दिया गया है। पूछा जा रहा है कि जो स्लो थिंकर्स होते हैं वो किस चीज को करने में असमर्थ होते हैं। तो जो स्लो थिंकर्स होते हैं वो अर्न देयर लिविंग, यानी कि अपने जीवन यापन के लिए जो आय प्राप्त करना होता है, जो अर्निंग करना होता है, उसको भी वो जुटा पाने में असमर्थ होते हैं। तो यहाँ पे 20 का सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो दूसरा चैप्टर से आ गया। जिम वांटेड एवरीबॉडी टू कंट्रीब्यूट टू अ लिटिल ऑफ देयर टाइम टू सेव आवर। जिम कह रहा है, जिम चाहता है कि सब कोई अपने जीवन से कुछ समय निकाल करके किस चीज में लगाएं ताकि वो बच सके। तो यहाँ पे ये पूरा जो चैप्टर ही है वो पढ़ना है हम लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में। तो जिम चाहता है कि लोग अपने जीवन से कुछ समय निकाल करके वो थोड़ा सा इन्वायरमेंट पर दें ताकि हम लोग उसे बचा सके। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा। उसके बाद तीसरा में है गिल्लू कार्ड फॉर डैश ऑफ इट्स केयर टेकर महादेवी वर्मा। यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है मुख्य रूप से कि जो गिल्लू है वो महादेवी वर्मा के किस चीज को अपनी ओर खींचना चाहता था। इसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, कई बार मंथली टेस्ट में भी आ चुका है। उसके बाद जब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा था तो उसमें भी ये सवाल था। लगभग इसमें सवाल जो है यहाँ पे क्वेश्चन बैंक से भी आए हैं, तो अगर क्वेश्चन बैंक को देखते रहे तो वो भी फायदेमंद साबित होने वाला है। तो यहाँ पे गिल्लू जो है वो महादेवी वर्मा के अटेंशन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था, अपनी ओर खींचना चाहता था। तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है इट इज इंडीड शेमफुल दैट द डॉट डॉट वर बीटन अप। ये जो है जो लाइन दिया गया है ये आपको लाइन मिल गया है जो एक्सपेंटेंस स्पीच है आंग सांग सुकी का, उसी से उस कहानी में हम लोग देखते हैं कि वहां पे कहानी में कि जो म्यांमार है वहां पे रंगून में बौद्धिस्ट जो मॉन्क्स है यानी जो बौद्धिस्ट संत हैं, जो बौद्ध संत हैं, उनको वहां पे बुरी तरह से पीटा जाता है। उसी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है इंडियन सिनेमा लैक्स डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट है, यानी कि बताना है कि इंडियन सिनेमा जो भारतीय फिल्म है वो किस चीज में पूरी तरह से मतलब पीछे रह गया है, नहीं है, किस चीज की कमी है। तो यहाँ पे मैच्योरिटी यानी परिपक्वता की कमी है, बहुत ज्यादा यहाँ पे कमी है। सत्यजीत रे हैं उनके अनुसार जो फिल्म है व्हाट सॉन्ग विद इंडियन फिल्म, जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है उसी से सवाल आया है।
और सत्यजीत रे जो है वो कहते हैं कि हमारे फिल्म में यहाँ पे परिपक्वता की बहुत ज्यादा कमी है, तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन है द ओल्ड ब्लाइंड वुमेन वाज ऑल्सो। यहाँ पे जो बुढ़ी और अंधी औरत थी वो बुढ़ी और अंधी तो थी लेकिन साथ ही साथ वो बुद्धिमान थी, वाइज थी, तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर है अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर इट इज नॉट वेरी इजी टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ। हुमायूं कबीर के द्वारा किस चीज के यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हुमायूं कबीर जी के द्वारा कौन से चीज को परिभाषित करना, किस चीज के कॉन्सेप्ट को परिभाषित करना आसान नहीं है। तो ये पूरा कहानी जो है वो कल्चर से आया हुआ है, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। कल्चर जो है वो इसको परिभाषित करना आसान काम नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट को परिभाषित करना आसान काम नहीं है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन पूछा जा रहा है द टू गर्ल्स मीट ईच अदर एट द लोकल। जो दो लड़कियां हैं वो एक दूसरे से कहाँ पे मिलती है उसी के बारे में बताना है। तो वो दोनों लड़कियां जो है वो चर्च में मिलती है, तो यहाँ पे चर्च के पास ही मिलती है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है द राइटर क्लासिफाइज हिमसेल्फ एज अ डैश थिंकर इन द पेस ऑफ लिविंग। जो द पेस ऑफ लिविंग कहानी है उसमें जो राइटर है वो अपने आप को किस श्रेणी में रखता है, किस जमात में रखता है, तो अपने आप को स्लो थिंकर्स में रखता है, तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है बर्निंग ऑफ लीव्स इज बैड फॉर। जो हम लोग पत्तियां जलाते हैं वो किसके लिए बुरा होता है, तो ये एयर और एनवायरमेंट के लिए बुरा होता है, तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। महादेवी वर्मा वाज अ डैश पोएटिस। महादेवी वर्मा कैसी कवि थी उसके बारे में बताना है, तो महादेवी वर्मा जो है वो छायावादी कवि हैं, तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है द स्नो हैड मेल्टेड गोइंग टू। यहाँ पे जो बर्फ है वो पिघलने लगा था किसके कारण, रफ वेदर, रेनी वेदर या फिर कोल्ड वेदर या फिर वार्म वेदर। तो जो बर्फ है वो गर्म से पिघलता है, तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा वार्म वेदर, गर्मी के कारण। ठीक, उसके बाद है गॉड मेड द। हम लोग को जो कविता पढ़ना है उसी का एक लाइन छोड़ दिया गया है। चैप्टर में हम लोग कविता अगर पढ़े तो उसका पता है कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन होता है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा, कंट्री। उसके बाद है अ डैश मैन पासेज हिज डेज स्मूथली। कौन व्यक्ति अपने जीवन को स्मूथली तरीके से जीता है, तो एक हैप्पी व्यक्ति ही यहाँ पे हैप्पी मैन ही अपने जीवन को स्मूथली तरीके से जी सकता है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। द पॉलिथीन बैग इज ब्यूरिड इनसाइड द। पॉलिथीन बैग को हम लोग कहाँ रखते हैं, कहाँ डालते हैं, तो इसे हम लोग गार्बेज बिन में डालते हैं, कचरे के डब्बे में डालते हैं, तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद आगे और देखें 16वें क्वेश्चन को, तो 16वां में पूछा जा रहा है राधाज फ्रेंड्स फील दैट राधा विल नेवर टू बी डैश अगेन। राधा के दोस्तों को लगा कि राधा जो है वो दोबारा नहीं कर पाएगी, क्या नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पे एंग्री, जिलियस, सैड और हैप्पी दिया गया है। ऐसे अगर कविता पढ़ेंगे तो कविता में जॉय लिखा हुआ है, जॉय मतलब आनंदित होना, आनंद लेना, तो हैप्पी कहें या जॉय कहें तो एक ही बात हो जाएगा। तो राधा की जो सखी है उनको लगता है कि राधा जो है वो दोबारा अब खुश नहीं हो पाएगी, जॉय नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर 17 में है डैश मेड द रिच मैन मैड। इसमें से कौन सा चीज जो है वो अमीर व्यक्ति को पागल बना दिया था, तो यहाँ पे द एम्पटी हार्ट से एक लाइन लिया गया है, और उस लाइन में हम लोग देखें तो जो डिजायर है, जो उसकी इच्छा है, वो उस इच्छा ने उसे पागल बना दिया था, क्योंकि उसे जितना वहां पे एक घड़ा मिला था सोने का, चांदी का, जो भी भरा हुआ था, उससे वो खुश नहीं था। उसका एक घड़ा खाली था, आधा था, और आधा भरने के चक्कर में वो पागल हो जाता है, तो यहाँ पे डिजायर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है द पोएट कॉल्स द कोयल और रेन ऑफ। ये कोयल जो कविता पढ़ना है हम लोगों को, उसी के पंक्ति को उठा करके दिया गया है, और उसमें आप कविता पढ़ेंगे तो उसमें है
कि जो कवि है वो कोयल को रेन ऑफ स्पार्क कहता है, स्पार्क्स, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन में है द पोर्टर डैश बिकॉज बी गेट्स एग्जाउटेड वर्किंग ऑल डे। यहाँ पे कह रहा है कि जो पोर्टर है वो भर दिन काम करता है, कड़ी मेहनत करता है, और मेहनत के कारण वो थका हो रहता है, और थकान के कारण वो क्या कर लेता है, तो वो जल्द ही सो जाता है और आराम की नींद सोता है, तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा, स्लीप्स। उसके बाद आगे के क्वेश्चन देखें। 20वां में है यहाँ पे मार्थाज होगा। मार्थाज स्टोरीज सीम्ड एज ट्रैंक्विल एज। मार्था की जो कहानियां है वो किस तरह की होती थी, तो मार्था की कहानियां जो है वो सपनों से भरी होती थी, तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर यहाँ पे कर्स द कुकुज विंग्स, यहाँ पे जो कोयल है उसके पंखों को कौन जला दिया था वही बताना है, तो कविता का लाइन उठा के दिया गया है द फायर ऑफ लव, यानी कि प्यार की आग ने जो कोयल है उसके पंखों को जला दिया था, तो डी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 22 क्वेश्चन को देखते हैं। 22 में पूछा जा रहा है द पोर्टर डैश ओवर द किंगडम ऑफ स्लीप। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो पोर्टर है वो किस चीज को, यहाँ पे कह रहा है कि जो नींद है उस पे वो क्या कर लेता है, तो पोर्टर थकान के कारण भर दिन वो काम करते रहता है, थका हुआ रहता है, और थके के कारण नींद पे वो एक तरह से रेजिंस कर लेता है, यानी कि उस पे कब्जा कर लेता है, शासन कर लेता है, यानी कि जैसे ही पोर्टर सोने जाता है वो ठंड में भी आराम से नींद ले लेता है और चैन से सो जाता है, तो यहाँ पे रेजिंस सही हो जाएगा। मार्था टोल्ड हर स्टोरीज इन द, यहाँ पे मार्था जो है वो अपने कहानी को किसमें कहती थी, तो वो हेजल ग्लेन में, तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा, हेजल ग्लेन। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि राधा वाज नेवर एबल टू गिव द डैश टू एनी क्वेश्चन। राधा जो है वो कभी भी किसी भी क्वेश्चन को देने में समर्थ नहीं थी, क्या है, कंफ्यूज आंसर होगा कि एग्जैक्ट आंसर होगा कि रॉन्ग आंसर होगा कि इम्प्रॉपर आंसर होगा, तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर देने में वो समर्थ नहीं थी। राधा जो है वो कृष्ण के प्रेम में उनसे न मिलने के कारण इतना वो दुखी हो चुकी थी, उतना वो इस विलाप में डूब चुकी थी कि वो किसी भी सवाल का सही जवाब देने में सक्षम नहीं थी, वो नहीं दे पा रही थी, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर देने में वो एबल नहीं थी, सक्षम नहीं थी। उसके बाद पूछा जा रहा है जबरा वाज हल्कू। जबरा जो हल्कू का क्या था, जबरा जो हल्कू का कुत्ता था, तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा, कुत्ता। 26वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है डैश है, उसके बाद पूछा जा रहा है काउजेस अ क्विक रिएक्शन। ये आपको एलर्जी जो कहानी है दूसरे वाले किताब में इंग्लिश रीडर्स में उससे दिया गया है, एलर्जी काउजेस अ क्विक रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि व्हाट डिड द लॉयर प्रीफर। जो द बेट कहानी हम लोग पढ़े उस कहानी में जो वकील है वो किस चीज को प्रेफर करता है, ऑप्शन में है आपका वाइन मतलब शराब का, मनी पैसा का, डेथ मतलब मृत्यु का, या लाइफ इम्प्रोसिमेंट का यानी कि उम्र कैद का। तो वहां पे जो कहानी है पूरी तरह से वो कहानी ही है, एक तरफ फांसी की बात है, एक तरफ उम्र कैद की बात पे डिबेट चलते रहता है, उसी में बेट लगता है, और जो लॉयर है वो कहता है कि फांसी से अच्छा है कि उम्र कैद हो, कम से कम उसमें इंसान जिंदा तो रहता है, तो यहाँ पे डी का सही जवाब हो जाएगा। मिस्टर गैसलर शूज लास्टेड डैश। मिस्टर गैसलर का जो शूज है वो क्या होता था, तो वो लंबे समय चलता था, तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा, लॉन्ग। फिर 29 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डैश वर्ड टाइड अप द टेबल कॉर्नर्स फॉर द पार्टी। ये कहानी, ये जो लाइन है वो जो सन मून कहानी है उससे दिया गया है, और इसमें पूछा जा रहा है कि उस कहानी में हम लोग देखें तो एक पार्टी होने वाली रहती है, तो उस पार्टी में टेबल पे कौन सा फूल रखा जाता है वही आपको बताना है, तो वहां पे गुलाब का फूल होता है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, रोजेस। उसके बाद 30वां क्वेश्चन को देखें। 30 में पूछा जा रहा था डाउटर इन टू हॉरिजन्स डज नॉट विश टू डैश एनी मोर। जो टू हॉरिजन्स कहानी है उसमें माँ और बेटी कहानी है, पहले माँ बेटी को, बेटी पहले माँ के पास पत्र लिखती है, बाद में उसके माँ जो है वो बेटी के पास पत्र लिखती है, और उसमें
अपने दुखों को, जो भी एक तरह का जो मन में विचलन होता है उसके बारे में चर्चा है। तो पूछा जा रहा है कि इस कहानी में जो बेटी है वो किस चीज की अब कामना नहीं करती है। तो उनको अब कोई यहाँ पे ड्रीम यानी कि सपना जो है, ड्रीम की कोई यहाँ पे इच्छा नहीं होती है अब, और कोई उनसे सपना देखा नहीं जाता है बेटी से। उसके बाद है द नरेटर एंड हिज गर्लफ्रेंड इन लव फील्ड वर मोर देन डैश लवर्स। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो कहानी है उस कहानी में नरेटर, जो यहाँ पे कहानी बताया गया है लव डे फील्ड, इसमें नरेटर और उसकी यानी कि नरेटर यानी कि लेखक और उसकी जो गर्लफ्रेंड है उन दोनों का प्यार जो है वो किस चीज से है। यहाँ पे फिजिकल था, डिस्टेंट था, इमोशनल था या प्लेटोनिक था। तो अगर हम कहानी को याद करें तो उस कहानी में ये होता है, अगर एक थोड़ा सा उसका हम लोग संक्षेप में एक सीन को देखें तो सीन ये होता है कि ये लोग तो अलग हो जाते हैं, लेकिन जब एक पार्टी में मिलते हैं तो उस पार्टी में जो लेखक की जो प्रेमिका है वो अपने पति से लेखक को मिलवाता है, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड को अपने पति से मिलवाता है। और उस आधार पर देखा जाए तो इन दोनों का जो प्यार है वो प्लेटोनिक है, यानी कि आदर्शवादी प्यार है। तो डी यहाँ पे इसका इसके आधार पे सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया हल्कू वाज अ, हल्कू है जो है वो क्या था। तो वो एक टीनेट फार्मर था, भाड़े पे जमीन लेकर के काम करने वाला किसान था। तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है द सीट्स एंड पिलोज शुड बी वॉश्ड डैश इन हॉट वाटर। ये जो लाइन है वो एलर्जी जो कहानी उससे दिया गया है, उस कहानी में बताया गया है कि अगर किसी को एलर्जी है तो उसे सप्ताह में कम से कम एक बार अपने बिछावन और तकिए को धोना चाहिए। तो यहाँ पे वीकली हो जाएगा, साप्ताहिक रूप में उसको साफ करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो 34 नंबर क्वेश्चन है पूछा जा रहा है द बैंकर वाज अफ्रेड ऑफ ऑनरिंग द बेट बिकॉज। यहाँ पे फिर द बेट जो कहानी है उससे ये लाइन दिया गया है, उसमें पूछा जा रहा है कि जो द बैंकर है जिसके घर में पार्टी हुई थी, बैंकर यहाँ पे बेट यानी बाजी हारने से डरने लगता है। अब उसका डरने का वजह क्या था, क्यों डर रहा था वो, तो उसको हम लोग देखेंगे कि उसके डरने का वजह क्या था। ऑप्शन ए में दिया गया है उसके डरने का वजह कि ही हैड बिकम फाइनेंशियली वीक, कि वो आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था, या फिर वो अमीर हो चुका था, या वो बहुत ही निर्दयी था, या फिर यहाँ पे पूछा गया है कि ही वाज क्यूनिंग। तो अगर हम इस कहानी को देखें तो कहानी में होता यह है कि जब बेट पूरा होने का टाइम आता है तब तक यहाँ पे जो बैंकर है वो फाइनेंशियली बहुत ही कमजोर हो जाता है और इसी वजह से उसको शर्त हारने का डर लगा रहता है। तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा, वो फाइनेंशियली वीक हो चुका था। द नरेटर्स गर्लफ्रेंड वेरी कॉन्फिडेंटली इंट्रोड्यूस्ड हर फॉर्मर डैश टू हर हस्बैंड। अभी हम इसके बारे में चर्चा किए हैं, ये भी लव डे फील्ड से आया है। तो इसमें जो गर्लफ्रेंड है लेखक की जो प्रेमिका है वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली यहाँ पे अपने किस को यानी कि यहाँ पे किस को अपने हस्बैंड से वो मिलवाती है। तो अपने बॉयफ्रेंड को वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपने हस्बैंड से मिलवाती है। तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 36वां क्वेश्चन में है आंग सांग सूकी सन रिफर्स टू हिज मदर्स डैश एंड पर्सनल सेक्रीफाइस। यहाँ पे जो एक्सपेंडेंस स्पीच है आंग सांग सूकी के बेटे के द्वारा जो भाषण दिया गया है उससे पूछा गया है। तो इसमें आंग सांग सूकी की जो बेटा है अलेक्जेंडर है एरिस, वो अपने माँ के एक पर्सनल सेक्रीफाइस को तो दिखाता ही है, उसके बारे में तो बात करता ही है, साथ ही साथ और किस चीज के बारे में बात करता है तो वो डेडिकेशन, ये किताब की लाइन है, डेडिकेशन और अपनी माँ के डेडिकेशन और पर्सनल सेक्रीफाइस जो है उसी के बारे में वो बताता है। तो सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। फिर द ऑथर वांटेड टू फीड द डैश गिल्लू। जो ऑथर है जो लेखिका है वो गिल्लू को खिलाना चाहती है, कब, जब गिल्लू खुश था, भूखा था, या फिर यहाँ पे इंजर्ड मतलब घायल था, या फिर सेडेड मतलब डरा हुआ था। तो यहाँ पे जब गिल्लू जो है घायल था, कौवों के द्वारा जब घायल कर दिया गया था, तब महादेवी वर्मा उसे खिलाने की कोशिश करती हैं। तो सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा।
उसके बाद 38वां क्वेश्चन देखें तो 38 में पूछा जा रहा है हेल्थ एंड वर्च्यू आर डैश फॉर अ कंटेंटेड मैन। हेल्थ और वर्च्यू जो है वो किसके लिए बेहतर होता है, एक क्या होता है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति के लिए ब्लेसिंग के तरह काम करता है। हेल्थ एंड वर्च्यू जो है वो ब्लेसिंग है एक कंटेंट मैन के लिए। 39 में पूछा जा रहा है द सिनेमा कंबाइंस द कोल्ड डैश ऑफ साइंसेज। ये भी किताब का आपको यहाँ पे लाइन उठा के दिया गया है और यहाँ पे हो जाएगा लॉजिक। द सिनेमा कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। 40वां क्वेश्चन को देखते हैं। 40वां में बताया गया है द ओल्ड वुमेन इन वंस अपॉन अ टाइम इज अ डॉटर ऑफ। जो कहानी है वंस अपॉन अ टाइम, उसमें जो ओल्ड वुमेन है जो कि अंधी भी होती है तेज भी है, वो किसकी बेटी थी वो बताना है। तो कहानी को पढ़ेंगे तो उसमें है कि वो जो औरत है वो एक गुलाम की बेटी है, तो यहाँ पे स्लेव इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर है 41वां क्वेश्चन दाउ द मैन वाज वेरी रिच स्टिल ही वाज नॉट। यहाँ पे जो इम्पटी हार्ट है उसका लाइन है, कहा जा रहा है कि जो मैन जो है जो व्यक्ति है वो तो बहुत रिच हो जाता है क्योंकि उसको 7 गो पूरा सिल्वर से भरा हुआ सोने चांदी से भरा हुआ घड़ा मिलता है, एक आधा मिलता है, यानी कि 7.5 गो घड़ा मिलता है। 7.5 ठो घड़ा मिलने के बाद भी वो क्या नहीं था, तो एक तरह से देखा जाए तो वो व्यक्ति जो वो इस बात से सेटिस्फाइड नहीं था, वो संतुष्ट नहीं था और वो जो 8वां घड़ा है उसको भी पूरा पहनने की कोशिश में लग जाता है और इस वजह से वो खुश भी नहीं रह पाता है। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो रिच मैन है वो सेटिस्फाइड नहीं था, वो 7.5 घड़ा मिलने के बाद भी संतुष्ट नहीं था। 42वां में डैश यूनिवर्सिटी कन्फर्ड एन हैनोररी डॉक्टरेटे डिग्री ऑन सत्यजीत रे। सीधी सी बात में पूछी जा रही है कि यहाँ पे जो सत्यजीत रे हैं वो डॉक्टरेट के जो पढ़ाई है वो कहाँ से किए थे, तो वो ऑक्सफोर्ड से किए थे, तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सफोर्ड। उसके बाद 43वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है ओ कल्पका आई सीक योर एड ऑल आई वांट इज अ पोट ऑफ गोल्ड इज फ्रॉम। ये जो लाइन है वो लाइन किस कविता से दिया गया है वही हम लोगों को बताना है। तो अगर इसको हम देखें वो कल्पका एक पेड़ है जिससे ये कहानी जो है अगर पूरी तरह से देख ले तो ये इम्पटी हार्ट से ही दिया गया है। द इम्पटी हार्ट में इसमें जो व्यक्ति है जो रिच मैन आगे चल के रिच बनता है वो कोलकपका नाम के पेड़ से हमेशा ये प्रार्थना करता है कि उसे कम से कम एक यहाँ पे सोने से भरा घड़ा जो है वो दे दे, सोने से भरा एक घड़ा उसको दे दे, इसी बात की वो हमेशा प्रार्थना करता है पेड़ से, जबकि पेड़ उसको 7.5 घड़ा देता है बाद में। तो यहाँ पे जो एक लाइन जो है वो इम्पटी हार्ट से लिया गया है, तो ए बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे देखें, आगे है इसका क्वेश्चन पीछे है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन है द टू गर्ल्स इन लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन मेट। जो कहानी है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, इसमें जो 2 लड़कियां हैं उसके बारे में बताना है। ये 2 लड़कियां जो है वो कहाँ पे मिलती है दूसरे से, तो ये दोनों इन अ लेन हो जाएगा, यहीं पे मिलती है, किताब का लाइन उठा के दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। फिर यहाँ पे है लो द रोजेस आर ऑन फायर विच वाइंड्स एंड वाटर कैच इज फ्रॉम। तो ये लाइन जो है वो कोयल जो कविता है वहां से लिया गया है, तो यहाँ पे इसका जो है बी सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे देखें तो आगे पूछा जा रहा है हुमायूं कतरी नहीं होगा, हुमायूं कबीर होगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को जिस राइटर का नाम पढ़ना है उनका हुमायूं कबीर नाम है, तो हुमायूं कबीर हो जाएगा। हुमायूं कबीर वाज अ फेमस, हुमायूं कबीर जो है वो एक फेमस क्या थे, तो वो एक पॉलिटिकल थिंकर थे, तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा सी पॉलिटिकल थिंकर्स, यानी कि यहाँ पे राजनीतिक थिंकर्स थे। उसके बाद 47 में कहा जा रहा है कि जिम्स मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज डैश ऑल द टाइम फॉर वाचिंग टेलीविजन। अब ऑप्शन में बताना है कि किस चीज का उपयोग करता है,
तो अगर इस कहानी को याद करें तो जिम जब सबको समझा करके घर जाता है तो उसकी माँ जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते रहती है, और तब वो बोलता है कि माँ इलेक्ट्रिसिटी का कम प्रयोग करो, इसे बचाओ, महिलाएं बहुत ज्यादा बिजली का उपयोग करती है। तो अब उसकी माँ जवाब देती है कि तुम जो हर दिन टेलीविजन देखते रहते हो उसमें क्या बिजली खर्च नहीं होता है? तो उस आधार पे इसका जो सही जवाब है वो इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। ऑप्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रहना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। हर दिन जिम जो है वो टेलीविजन देखने में इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करता है। 48वां क्वेश्चन है बेइंग हार्ट काउजेस डैश इन ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब है वो पेन हो जाएगा, बेइंग्स हार्ट काउजेस पेन इन ह्यूमन बीइंग्स। उसके बाद 49 में देखें तो पूछा जा रहा है देयर वर डैश है सिल्वर पिचेस। यहाँ पे कितने जो सिल्वर फीचर्स है यानी कि चांदी से भरे घड़े कितने थे? तो ये भी दहीपट्टी हाट से आया हुआ है, और उसमें भरा हुआ जो घड़ा था वो 7 था, तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर टोटल घड़ा पूछा जाए तो 8 था, लेकिन भरा हुआ जो घड़ा था वो 7 था, 8वां घड़ा जो है वो आधा खाली था, तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है यहाँ पे द पोएट रिफर्स टू कोयल डैश स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे जो कवि है वो कोयल को हाई पिच वाला यहाँ पे रेफर्स करता है, तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर है आगे का क्वेश्चन द कॉर्न मर्चेंट वाज अपसेट बिकॉज हिज डैश वाज चीटिंग हिम। यहाँ पे जो कॉर्न मर्चेंट है द पेज फॉर लिविंग में जो पहला चैप्टर है हम लोग का, उसमें देखते हैं कि जो कॉर्न मर्चेंट है वो अपसेट रहता है, उदास रहता है, दुखी रहता है, क्योंकि उसे चिट कर रहा था। अब चिट करने वाला कौन था? तो वो उसका भतीजा था, तो यहाँ पे नेफ्यू इसका सही जवाब हो जाएगा, उसका भतीजा उसे चिट कर रहा था। आंग सांग सुकीज पार्टी इज नोन एज। आंग सांग सुकी की म्यांमार में पार्टी भी है, उस पार्टी का क्या नाम है वही बताना है। तो आंग सांग सुकी की जो पार्टी है उसका नाम है नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे इसका सी सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे देखें आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है साउंड स्लीप बाय नाइट स्टडी एंड की इज। तो यहाँ पे इज फ्रॉम ये लाइन जो है ये कहां से लिया गया है वही बताना है। तो ये लाइन जो है वो ओड ऑन सॉलिट्यूड नाम कविता जो है हमारा उससे लिया गया है, तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है शख्स एंड हुंस वर द डैश ऑफ इंडिया। शख्स और हुंस जो हमारे भारत में है वो भारत में क्या थे? चोर थे, बिजनेसमैन यानी व्यापारी थे, या फिर इन्वेंडर्स यानी कि आक्रमणकारी थे, या पॉलिटिशियंस थे। तो जो भी शक और हुंस हमारे देश में है वो सभी यहाँ पे आक्रमणकारी थे, तो यहाँ पे इन्वेंडर्स जो है वो सही जवाब हो जाएगा। फिर द डाउटर वाज इम्प्रेस्ड बाय हर मदर्स अनडिमिनिशेड अनडिमिनिशेड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ये कहानी, ये जो लाइन है ये आपको पूछा जा रहा है टू हॉरिजन्स नाम की जो कहानी है उससे, कि यहाँ पे जो बेटी है वो अपने माँ के जो कभी खत्म नहीं होने वाला चीज है उससे इंप्रेस थी। अब यहाँ पे कभी खत्म न होने वाला चीज क्या था? तो वो था एंथुजियाज्म, यानी कि इसका हिंदी में होता है जोश। तो वो उसकी माँ जिस जोश के साथ आज भी काम करती थी, जिस तरह से वो परिवार को संभाली हुई थी, इस चीज से उसकी बेटी जो है बहुत ही इम्प्रेस्ड थी, तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा एंथुजियाज्म। उसके बाद 56वां क्वेश्चन में पूछा गया है ओ माधव आई हैव रन टू कॉल यू इज फ्रॉम। ये जो लाइन है ओ माधव आई हैव रन टू कॉल यू, ये कहां से लिया गया है? तो ये लाइन जो है वो लिया गया है थिनर देन क्रिसेंट्स नाम की जो कविता है उसी से ये लिया गया है, जिसमें राधा की सखी जो है वो राधा को बताने जाती है कि राधा से आप नहीं मिले हैं, तो राधा कई दिनों से दुखी है, उसके दुख के बारे में बताने जाती है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा।
अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कैथरीन मैन्सफील्ड वाज इंस्पायर्ड बाय, कैथरीन मैन्सफील्ड जो है वो किससे इंस्पायर थी? तो वो यहाँ पे रशियन जो लेखक है एंटन चेखव उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित थी। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर है एंड हर ब्यूटी फार अवे वुड फेड एज हर वॉइस रैन ऑन इज फ्रॉम, ये लाइन जो है वो कहां से लिया गया है? तो इसमें जो ये लाइन है वो मार्था नाम की जो हम लोगों को यहाँ पे कविता पढ़ना है उसी कविता से इसको लिया गया है, उसी में ये लाइन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज डॉट 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 इटसेल्फ, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो रॉ मटेरियल सिनेमा में होता है वो सिनेमा का क्या होता है? तो लाइफ होता है। ये आपको व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स जो कहानी है सत्यजीत रे का, उन्हीं में से ये लाइन दिया गया है। तो वहां पे आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे लाइफ हो जाएगा। तो ये सही जवाब है। फिर है एंड लिस्ट बी थ्रीटेंड इन द फील्ड्स एंड ग्रोव्स डैश इज फ्रॉम, ये लाइन कहां से दिया गया है? यानी कि अगर इसमें हम लोग देखें तो ज्यादातर जो कविताएं हैं उन कविताओं को लाइन दे दिया गया है और लाइन से पूछा जा रहा है कि ये लाइन जो है कविता की वो कहां से दी गई है। तो इस आधार पर देखें तो हमें यहाँ पे कविता की लाइन भी याद करनी होगी, वो लाइन याद रहनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे ये जो लाइन दिया गया है, ये लाइन जो है वो दिया गया है गॉड मेड द कंट्री मैन मेड द टाउन, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। उसी में ये लाइन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का 60 क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी कि जो टेक्स्ट बुक से आना था, यानी कि हमारा जो किताब है, किताब का यहाँ पे 60 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ से जो 40 क्वेश्चन है वो ग्रामर से आएंगे। ऐसा होता है कि कई बच्चों का ग्रामर कमजोर होता है, कई का किताब उससे जो क्वेश्चन आता है वहां पे कमजोर होता है। अगर जिनका ग्रामर कमजोर है तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपको, क्योंकि ये मॉडल क्वेश्चन है तो इसी के आधार पे इसी तरह से क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी पूछे जाएंगे। तो हम लोगों को 100 में से 50 को ही तो यहाँ पे भरना है और टोटल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है बुक से ही आपका 60, यानी कि अगर बुक की अच्छे से तैयारी हो और ग्रामर नहीं भी हो तब पर भी हम यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव सही यहाँ पे भर सकते हैं। फिर भी हमको यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि 60 में से 50 हम रंग सकते हैं। तो यहाँ पे बुक पे भी अगर ध्यान हो तो इंग्लिश में भी परसेंटेज उठाया जा सकता है अगर ग्रामर कमजोर हो फिर भी। चलिए आगे हम लोग अब ग्रामर को देखेंगे। ग्रामर में क्या क्या चीज पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है 1 से 67 तक जो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, तो 1 से 67 तक के क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे बताना है करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे जो स्पेलिंग दिया हुआ है 4, इसमें एक गलत है, 3 गलत है और एक सही है। तो वो सही वाले को चुनना है कि इन चारों में से सही कौन होगा। अब यहाँ पे हम इन वर्डों को देखें तो वर्डों को देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोगों को डिफिकल्टी का सही वर्ड चुनना है कि डिफिकल्टी का सही वर्ड क्या होता है। तो डिफिकल्टी का सही वर्ड जो है वो जो डी नंबर में है वो बोला होगा। तो यहाँ पे इसका डी सही हो जाएगा, डिफिकल्टी का यही सही स्पेलिंग होता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखें तो आगे पूछा जा रहा है अनटचेबल का सही स्पेलिंग, कि अनटचेबल का सही स्पेलिंग क्या होगा। तो अनटचेबल का जो सही स्पेलिंग होता है वो ए वाला होता है, UNTOUCHABL, ये अनटचेबल का सही स्पेलिंग है। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है क्रॉसपोंड का सही स्पेलिंग क्या होगा। तो क्रॉसपोंड में CORRESPOND होता है, तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा क्रॉसपोंड। फिर रिफ्लेक्शन का सही पूछ रहा है तो पहले में ही है, रिफ्लेक्शन का सही जो स्पेलिंग होता है वो REFLECTION होता है, तो यहाँ पे 64 का ए सही हो जाएगा। उसके बाद 65 वाला तो एकदम इजी है, आप बता सकते हैं। 65 में हम लोगों को फेमिनिन का सही स्पेलिंग चुनना है। तो ऐसे भी ग्रामर में हम लोग मैस्कुलिन फेमिनिन पढ़ते रहते हैं, तो फेमिनिन का सही वर्ड जो है वो होगा
CFEMININE, तो ये इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सी सही जवाब है। फिर 66 में हम लोगों को इंप्रेशन का सही वर्ड चुनना है। तो इंप्रेशन जो है वो शुरू होता है आई से, यहाँ पे तो ये ऐसे ही कट जाएगा और ये ऐसे ही कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो कहीं से भी इंप्रेशन नहीं दिख रहा है, यानी कि इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा बी। इंप्रेशन का सही वर्ड बी वाला सही है। यहाँ पे जो स्पेलिंग दिया गया है ये सही है। अगर वर्ड को भी देखें, करेक्ट स्पेलिंग को भी, तो कुछ इजी भी पूछे गए हैं। थोड़ा सा अगर इसमें लॉजिक लगाया जाए, थोड़ा सा ट्रिक लगाया जाए तो बन सकता है, इसमें भी हम बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है इनक्रैकेटेड का सही स्पेलिंग क्या होगा। तो इनक्रैकेटेड का जो सही स्पेलिंग है वो सी वाला हो जाएगा, ये इसका सही स्पेलिंग है। तो 67 तक हम लोगों को करेक्ट स्पेलिंग चुनना था, उसको हम लोग चुन लिए हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों को सही ऑप्शन चुनना है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ है, जो यहाँ पे दिया गया है इसका इनडायरेक्ट स्पीच चुनना है। अब यहाँ पे हम लोग को अगर स्पीच थोड़ी सी भी बनाने आती हो, थोड़ा सा भी अगर रूल याद हो, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगा करके इसको हम पकड़ लेंगे कि क्या होगा। हम लोग को पहला रूल इसमें याद होगा कि अगर यहाँ पे सिर्फ सेड आया है, यानी जब V2 है, तो जब हम इसको बनाते हैं तो सेड का सेड ही रहता है। अगर ऑब्जेक्ट रहे तब हम लोग टोल्ड करते हैं। तो पहले नियम से तो ये सेड का सेड रहेगा। तो उस हिसाब से देखें तो पहला वाला कट गया क्योंकि यहाँ पे सेइंग है, दूसरा वाला भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेज है। अब यहाँ पे तीसरा में सेड है, चौथा में तो सेड है ही नहीं। तो उस आधार पे देखें तो हमारा सही आंसर तो यहाँ पे सी होने वाला है। उसके बाद देखें तो ये जो है इसको हम जब बदलेंगे तो है बदलेगा हेड में। तो इसमें देख लेते हैं हेड है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हेड है, तो हम थोड़ा सा ट्रिक लगा करके भी इसको पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सी। ये इसका सही जवाब है कि रेखा से डेट सी हैड फिनिश्ड हर वर्क। उसके बाद आगे के देखते हैं। फिर इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है कि यहाँ पे माई फादर सेड इट मे रेन, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताइए क्या होगा। तो देख लेते हैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखें, फिर यहाँ पे सेड है, तो जितने भी दिए गए हैं उसमें सेड होना चाहिए। तो सेड एक इसमें है, इसमें नहीं है तो ये कट जाएगा। और इसमें भी सेड है, और अगला जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं, तो इसमें भी यहाँ पे सेड है, यानी कि एक तो कटा लेकिन तीन में सेड है। पहले नियम से तो तीन तीन मिल रहे हैं। दूसरा नियम देखते हैं, जब ये V2 है तो ये भी V2 में जाएगा और ये जो है वो माइट में बदल जाता है। अब हम लोग को देखना है कि माइट किस किस में है। तो हमारा यहाँ पे माइट इसमें है, इसमें माइट नहीं है तो ये कट जाएगा। उसके बाद इसमें देखें तो इसमें भी माइट नहीं है तो ये भी कट गया। तो बच गया हमारा कौन सा माइट वाला, तो माइट वाला बचा यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बच गया है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ए, माई फादर सेड दैट इट माइट रेन। तो ए इसका सही जवाब है। उसके बाद देखें यहाँ पे पूछा जा रहा है फिर इनडायरेक्ट स्पीच, छोटू सेड वेयर इज द डॉक्टर। यहाँ पे क्वेश्चन वाला आ गया और ऊपर से वेयर क्या है। इसका हम लोग कई बार इस तरह के क्वेश्चन मंथली एग्जाम में भी बिहार बोर्ड ले चुका है, उसी के आधार पे यहाँ पे भी इसको बनाना है। सबसे पहले तो यहाँ पे जब छोटू सेड का छोटू बोल रहा है कि वेयर इज द डॉक्टर, कि डॉक्टर कहाँ है, तो सबसे पहले तो ये पूछ रहा है। तो जो सेड है वो आस्क होगा, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सेड है, अगर से रहता है तो आस्क में बदलता है, और यहाँ पे सेड आया है तो सेड उस हिसाब से यहाँ पे आस्केड में बदलेगा। अगर से रहता तो आस्क में बदलता, और सेड है तो आस्केड होगा। उसके बाद इसका नियम क्या होता है कि जब ये V2 में है तो इज जो है वो वाज या वर में बदल जाता है। यही दो नियम इसमें याद रखना है। उसके बाद ये बन जाएगा। इस तरह के सवाल मंथली टेस्ट में भी पूछा जा चुका है। अब जिस इस सेंटेंस में जिसमें आस्क्ड और वाज या वर मिल गया, ऐसे तो इसमें वाज होना चाहिए क्योंकि डॉक्टर है एक ही है, तो जिसमें आस्क्ड और वाज है वही इसका सही जवाब होगा। इसमें आस्क्ड तो है लेकिन यहाँ पे इज है तो ये कट जाएगा। इसमें सेज कर दिया है तो ये ऐसे ही कट गया। इसमें आस्क्ड है
और लास्ट में यहाँ पे देखें तो वाज पूछा गया है, इसमें आस्किंग है तो ये भी कट गया। तो सही जवाब जो है वो डी वाला हो जाएगा, छोटू आस्क्ड वेयर द डॉक्टर वाज। तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है, डायरेक्ट स्पीच बताइए। डायरेक्ट में दिया हुआ है, हम लोग को डायरेक्ट बताना है क्या होगा, मतलब कि घुमा के पूछ रहा है उल्टे कि क्या होगा। क्वेश्चन दिया है, विवेक आस्क्ड मी नॉट टू प्ले इन द सन। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आस्क्ड मी है तो सबसे पहले तो आस्क बदल जाएगा, यहाँ पे सेड में होगा। अब जहां पे सेड होगा उसको पहले ढूंढते हैं, यहाँ पे टोल्ड है कट जाएगा, यहाँ पे आस्क्ड है कट जाएगा, और यहाँ पे सेड है और यहाँ पे भी सेड है, यानी इन दोनों में से कोई होगा। तो पहले तो ये निकल गया कि इन्हीं दोनों में से कोई होगा। दूसरा है मी नॉट प्ले इन द सन, अगर इसका हिंदी करें तो यहाँ पे इसका हिंदी हो जाएगा डोंट प्ले इन द सन। हिंदी बोल रहे हैं, यहाँ पे इसका अगर गलती से बोला गया है, यहाँ पे बोलना है डायरेक्ट स्पीच को अगर हम इनडायरेक्ट में बदले इसको तो यहाँ पे होगा डोंट प्ले इन द सन। ये होना चाहिए इसका जो इनडायरेक्ट है वो वाला रूप। अब ये जहां पे भी आएगा डोंट की जगह पे यहाँ पे डू नॉट भी हो सकता है, अगर डू नॉट भी होगा ऑप्शन में तो चलेगा। तो हम लोग को ढूंढना है वो कौन सा में है। इसमें देखिए लिखा हुआ है डोंट प्ले इन द सन, इस वाले को देखें तो लिखा है डू प्ले नॉट इन द सन, तो ये तो ऐसे ही अलग हो गया। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी होगा, विवेक सेड डोंट प्ले इन द सन। तो ये इसका यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया गया है, तो इसका सही जवाब यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद आगे देखें तो आगे पूछा जा रहा है डायरेक्ट स्पीच द मदर फोरबेड हर चिल्ड्रेन फ्रॉम गोइंग आउट। फोरबेड मतलब यहाँ पे होता है मना करना, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फोरबेड किया हुआ है तो ये इसका V2 है, यानी कि जब वर्ड में हम लोग आएंगे तो यहाँ पे भी सबसे पहले तो हमको इसके जगह V2 मिलना चाहिए, अगर V2 मिल जाए तो हो जाए। तो यहाँ पे देखिए V4 है, नहीं होगा, इसमें V2 है, हो सकता है, इसमें V4 है, नहीं होगा, और इसमें देखा जाए तो ये V5 है तो ये भी नहीं होगा। तो आगे हमें कुछ देखने की यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं है कि आगे क्या होगा। यहाँ पे V2 था तो हमको यहाँ V2 चाहिए, क्लिक लगा लिए, बना लिए। यहाँ पे भी इसका सही जवाब हो जाएगा द मदर सेड टू हर चिल्ड्रेन डू नॉट गो आउट। तो यहाँ पे 20 का सही हो गया। तो आगे देखते हैं 73वां क्वेश्चन। यहाँ पे फिर डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, इनडायरेक्ट ढूंढना है क्या होगा। कहा गया है ही एक्सप्लेन्ड विद सॉरो दैट ही वाज रिन्यूड। यहाँ पे सॉरो का मतलब होता है दुख, यहाँ पे दुख के साथ बोल रहा है, और दुख जो यहाँ पे सॉरो आया है जब हम ये इनडायरेक्ट में रहता है, डायरेक्ट में रहता है तो वहां पे अल्लास होता है, अल्लास को ही हम लोग सौरों में बदलते हैं। तो सबसे पहले तो अल्लास इसमें भी है, इसमें ये पूरा वर्ड देखे तो एक जैसा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, यानी कि जो भी हमें करना है वो इस तरफ से ही हम ऑप्शन को छांट सकते हैं, इस तरफ से सब एक जैसा है। तो यहाँ पे भी वही नियम लगाना है, सेम टू सेम वही नियम लगेगा। यहाँ पे एक्समेड जो लिखा हुआ है वो V2 है, तो जब ये V2 है तो इसमें भी जो आएगा वो V2 आना चाहिए। यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, V2 कहाँ है, यहाँ पे। तो इसका सही जवाब जो है वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, क्योंकि इसी में V2 है। उसके बाद आगे जो हम लोगों को 74 से 80 तक जो बनाना है उसमें हम लोगों को प्रेपोजिशन चुनना है कि प्रेपोजिशन सही कौन सा होगा। तो देखते हैं प्रेपोजिशन। पहला में पूछा जा रहा है रितिका इज नोन डैश मी। जब नो का V3 होता है तो यहाँ पे फिक्स्ड प्रेपोजिशन है इसका टू, नोन के साथ टू आता है, तो यहाँ पे 20 का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है आई बाउट दीज गुड्स डैश टू मार्केट द मार्केट। यहाँ पे कह रहा है कि मैंने ये सामान कहाँ से खरीदा है, मार्केट से, तो से के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम, मार्केट से खरीदा है तो फ्रॉम द मार्केट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखें 76वां क्वेश्चन, तो इसमें पूछा जा रहा है प्लीज कट द मैंगोज डैश अ शार्प नाइफ। कह रहा है कि मैंगो को एक तेज धारदार वाले चाकू से काटिए। अब प्रेपोजिशन बताइए क्या होगा। तो इसका रूल है जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं काम करने के लिए, जैसे बंदूक हो गया, छुरा हो गया,
तो इन सभी चीजों का उपयोग में हम लोग यहाँ पे बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पे विद का प्रयोग करते हैं। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे विद लगेगा। उसके बाद है आई शैल कंप्लीट माई वर्क डैश एन आवर। उसके बाद एट है, ऑन है, विद इन है, थ्रू है। तो यहाँ पे विद इन एन आवर हो जाएगा कि मैं 1 घंटे के भीतर अपना काम कर लूंगा, 1 घंटे के अंदर कर लूंगा। तो यहाँ पे विद इन हो जाएगा। उसके बाद 78वां में है रानी इज एंग्री डैश हर फ्रेंड्स। रानी जो है वो अपने दोस्त से गुस्सा है। अब यहाँ पे से के लिए फ्रॉम होगा, ऑफ होगा, इन होगा कि विद होगा। तो यहाँ पे एंग्री के साथ ऐसे कहा जाए तो फिक्स प्रीपोजिशन है विद, एंग्री विद होता है। तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर है स्नेहा हैज लिव्ड इन दिस सोसाइटी डैश चाइल्डहुड। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कब से उड़ा रही है, चाइल्डहुड से। एक अवस्था को बताया जा रहा है, यहाँ पे उसकी अवस्था है। और जब भी अवस्था के बात आती है तो इसको हम लोग सिंस के साथ रखते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि निश्चित समय में आता है तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा सिंस चाइल्डहुड। तो ये इसका सही जवाब है। उसके बाद आगे देखें, संचिता कम्स और गुड फैमिली। अब बताना है कि यहाँ पे जो डैश दिया गया है इसमें क्या होगा। तो संचिता जो है वो एक अच्छे परिवार से आती है। तो यहाँ पे इसका सी सही जवाब हो जाएगा फ्रॉम। तो ये हमारा प्रीपोजिशन था। अब 81 से 87 तक जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे सही वर्ब को चुनना है। 4 वर्ब दिए जाएंगे, उसमें से कौन सा वर्ब सही वहां पे भराएगा वही हम लोगों को बताना है। देखते हैं क्वेश्चन को। पहला पूछा जा रहा है माई ब्रदर डैश टू पूना लास्ट वीक। अब इसमें बताइए गो होगा कि वेंट होगा, गोज होगा कि विल गो होगा। तो यहाँ पे नियम पे है लास्ट वीक आया है, इसका मतलब बीती हुई बात हो रही है। और जब वो बीती हुई बात हो रहा है तो इस संदर्भ में हम लोग वेंट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है सरिता। ये सभी जो है टेंस से ही दिख रहे हैं। सरिता डैश सिंगिंग फॉर एन आवर। सरिता जो है वो 1 घंटे से गाना गा रही है, यहाँ पे गा रही है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन आपको आया है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से आया है। और उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है, फिर फोर या सिंस होता है, उसके बाद टाइम बताया जाता है। तो यहाँ पे उस आधार पे देखा जाए तो हैज बीन हो जाएगा, ये इसका सही जवाब है। फिर पूछा जा रहा है यहाँ पे आगे, जावेद डिड नॉट डैश अ लेटर। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया गया रोट, रिटेन, राइट या राइटिंग। तो देखिए यहाँ पे डिड नॉट आ गया। अब डिड नॉट आया तो ये है तो पहले तो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट का क्वेश्चन है। और डिड नॉट के बाद हमेशा यहाँ पे V1 लिया जाता है, ये V1 लेता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो V1 वाला ही सही होगा। और V1 कहाँ है, सी में राइट हो जाएगा कि जावेद डिड नॉट राइट अ लेटर। तो सी इसका सही जवाब है। फिर है 84 में सीमा वाज डैश अ पिंक साड़ी। अब यहाँ पे वेयर होगा, वेयरिंग होगा, वोर होगा या विल वेयर होगा। तो यहाँ पे वाज आया हुआ है, यहाँ पे वियरिंग होगा। सीमा वाज वियरिंग अ पिंक साड़ी। उसके बाद 85वां क्वेश्चन देखते हैं 85 में क्या पूछा गया है। 85 में पूछा गया है यू कैन डैश मी वेन एवर यू वांट। अब यहाँ पे कैन आया हुआ है और कैन हम सभी जानते हैं कि मॉडल है। और मॉडल वर्ब के बाद जब भी कोई वर्ब आता है तो वो पहले रूप में आता है यानी कि V1 होगा। और V1 हमारा ऑप्शन बी में है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा यू कैन मीट मी वेन एवर यू वांट। उसके बाद 86 को देखें, आई डैश एवरी मॉर्निंग फॉर द होल मैनकाइंड। अब यहाँ पे एवरी मॉर्निंग आया हुआ है तो यहाँ पे पहले तो प्रेइंग और प्रेज होगा नहीं, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन एवरी मॉर्निंग आया हुआ है इसलिए यहाँ पे इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा, प्रे यहाँ पे इसका सही जवाब है। उसके बाद आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कमलेश हैज गोट हिज कार डैश। यहाँ पे क्या भराएगा, रिपेयरिंग भराएगा, रिपेयर्ड भराएगा, रिपेयर भराएगा या विल रिपेयर होगा। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन है वो रिपेयर्ड है। कमलेश हैज गोट हिज कार रिपेयर्ड। तो यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे देखें
तो आगे जो हम लोगों को बनाना है उसमें बताया गया है डायरेक्शन में कि 88 से 91 यानी कि 88 से 91 तक जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को चूज द करेक्ट ऑप्शन चुनना है। कौन सा होगा आप देखते हैं, क्वेश्चन क्या है उसके आधार पे हम लोग ऑप्शन चुनेंगे। हाँ, यहाँ पे हम लोगों को एंटोनिम चुनना है यानी कि उल्टा शब्द चुनना है। ऑप्शन में ह्यूमिलिटी, यानी ह्यूमिलिटी वर्ड है, इसका उल्टा क्या होगा, तो ह्यूमिलिटी मतलब विनम्र होता है, तो इसका उल्टा यहाँ पे प्राइड हो जाएगा। डी यहाँ पे इसका सही जवाब है। फिर यहाँ पे है शैलो, शैलो का मतलब होता है उथला, मतलब ऊंचा एक तरह से भी कह सकते हैं। तो ऊंचा का जो उल्टा शब्द है वो गहरा हो जाएगा यहाँ पे, तो डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डीप। उसके बाद फिर आगे देखें, अब यहाँ पे हम लोगों को साइनोनिम्स बताना है। साइनोनिम क्या होगा, और दे दिया गया है एडक्वेट। एडक्वेट का मतलब ऐसे होता है पर्याप्त। अब पर्याप्त का हम लोगों का बताना है कि और कौन सा वर्ड होगा इसमें से। तो पर्याप्त का सफिशियंट भी होता है, सफिशियंट का मतलब भी पर्याप्त होता है और एडक्वेट मतलब भी पर्याप्त होता है। तो यहाँ पे ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, सफिशियंट। फिर यहाँ पे रेलिस का साइनोनिम्स बताना है। रेलिस का हिंदी होता है स्वाद। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें से कौन स्वाद का और हो सकता है, तो टेस्ट का मतलब भी स्वाद होता है, तो यहाँ पे साइनोनिम्स इसका सी हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 92 से 97 यानी 92 से 97 तक क्या करना है। बताया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे भी हम लोगों को सही चुनना है, लेकिन अब हम लोग का वॉइस के पार्ट से आ गया। यहाँ पे एक्टिव वॉइस चुनना है इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा। बाय हुम वाज इट पेंटेड, सबसे पहले यहाँ पे बाय हुम आया है। अब जब बाय हुम आया है तो क्वेश्चन जो है वो हु से शुरू होगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो हु से शुरू होगा, क्योंकि हु से शुरू होने वाले क्वेश्चन को ही हम बाय हुम से बनाते हैं। ऑप्शन में देख लीजिए, ये यहाँ पे हुम है और यहाँ पे हुज है, तो ये दोनों तक कट गया, होगा इन दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पे वाज आया हुआ है, इसका मतलब जो वर्ड होगा, जो जब ये एक्टिव वॉइस हम लोग को ढूंढना है तो वो वर्ड जो है वो V2 में होगा, और V2 यहाँ पे नहीं है, हम लोगों को यहाँ पे है। तो इसका सही जवाब जो है वो बी होगा, हु पेंटेड इट। इसी का जब हम बनाएंगे तो बनेगा बाय हुम वाज इट पेंटेड, तो यहाँ पे 20 का सही जवाब है। फिर आगे देखें तो पूछा जा रहा है चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ अ नोवेल इज बीइंग रीड बाय हर। यहाँ पे एक्टिव वॉइस हम लोगों को चुनना है। पैसिव बना के हम लोगों को दिया हुआ है, पैसिव में बनाया क्या हुआ है, अ नोवेल इज बीइंग रीड बाय हर। अगर इसको हम लोग देखें तो ये जो सेंटेंस है आपका, वो सेंटेंस आया हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से आया हुआ है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो रूल है जिसपे ये बनता है उसमें रहता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस यहाँ पे होगा आपका V4, और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है, बाकी फिर अदर वर्ड होते हैं। तो अब देखते हैं कि इस रूल पे कौन सा ऑप्शन है। इसमें तो ई जा रहा है नहीं, तो ये भी कट जाएगा, इसमें भी नहीं है तो ये भी कट जाएगा, इसमें वाज वर्ड है तो ये भी कट गया, बस सिंपल मिल गया। यहाँ पे सी इज रीडिंग अ नोवेल, ज्यादा टफ नहीं था, थोड़ा सा अगर रूल याद हो तो ग्रामर भी बन सकता है, कोई खास यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है बनाना। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा, सी इज रीडिंग अ नोवेल। उसके बाद 94 क्वेश्चन को देखते हैं। 94 में क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी हम लोगों को एक्टिव वॉइस ही चुनना है कि एक्टिव वॉइस क्या होगा। क्वेश्चन है अ कार्ड वाज सेंट टू मी बाय आशीष। यहाँ पे अ कार्ड वाज सेंट टू मी बाय आशीष, इसका सही ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा होगा। ऑप्शन में एक है आशीष विल बी, पहले तो विल बी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, विल बी इसमें आएगा नहीं। फिर है आशीष हैड टू सेंड मी अ कार्ड, फिर है आशीष सेंडिंग मी अ कार्ड, ये भी यहाँ पे खत्म होगा। जब सेंडिंग यहाँ पे है तो कुछ तो इज वाज कुछ तो आना चाहिए था, तो ये भी खत्म हो गया। और यहाँ पे है आशीष सेंट मी अ कार्ड, तो इसमें और इसमें कोई एक होना चाहिए। आशीष हैड टू सेंड मी अ कार्ड या होगा आशीष सेंट मी अ कार्ड। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में यहाँ देखिए V2 दिया हुआ है कि अ कार्ड वाज सेंट, यहाँ पे ऐसे तो ये V3 में ही रूप लेता है, तो यहाँ पे वाज आया हुआ है, इसके आधार पे हम पकड़ेंगे, क्योंकि जब हम लोग
एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमेशा ये वाला जो है वर्ब जो है वो V3 में होता है। तो इसको हम वैसे तो छांट नहीं सकते हैं, वाज से छांट लेंगे। वाज का मतलब है कि जो क्वेश्चन होगा वो V2 के रूप में होगा, V2 में जहां होगा वही इसका सही जवाब होगा। हम लोग को दो में ही देखना था कि कौन इसमें है, तो इसमें तो V2 है नहीं, V2 हम लोग को मिला कहाँ, यहाँ पे। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा डी, आशीष सेंट मी अ कार्ड। तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब है। उसके बाद 95 को देखते हैं, चूज द पैसिव वॉइस ऑफ। अब यहाँ पे हम लोग को पैसिव चुनना है, अब तक एक्टिव चुन रहे थे, अब पैसिव चुनना है। क्वेश्चन है इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। अब इसका पैसिव क्या होगा, तो पैसिव इसका जो हो जाएगा वो होगा, यहाँ पे एक में है इट इज फॉर द शॉप टू बी ओपन ऑन टाइम, ये नहीं होगा। इट इज टाइम टू बी ओपन द शॉप, फिर है इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन, फिर है द शॉप मस्ट बी ओपन ऑन टाइम। तो इसका अगर सही सेंटेंस देखा जाए तो वो हो जाएगा आपका बी वाला, इट इज टाइम टू बी ओपन द शॉप। यहाँ पे इसका यही सही जवाब होगा। उसके बाद 96 क्वेश्चन में है चूज द पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे हम लोग को पैसिव चुनना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है हु हैज स्टोलन माई बुक्स, फिर यहाँ पे क्वेश्चन से आया है। अब यहाँ पे जब हु है तो जो बनेगा वो बाय हुम से बनेगा, क्योंकि पहले ही हु है। अब जिसमें बाय हुम होगा पहले तो उसको हम छाटेंगे, तो बाय हुम तो सब में है। अब यहाँ पे हैज है तो हैज बदलता है, यहाँ पे हैव में होगा, क्योंकि यहाँ पे बुक्स हैं, एक से ज्यादा बुक्स हैं तो वो हैव में बदलेगा। अब देखेंगे कि बाय हुम कहाँ है, इसमें तो है नहीं, यहीं पे होना चाहिए था लेकिन यहाँ नहीं है इसलिए नहीं होगा। इसमें यहाँ पे है, इसमें हैज है तो नहीं होगा, क्योंकि माई बुक्स यहाँ पे बुक्स ज्यादा हैं, एक से ज्यादा किताबें हैं, तो हैज नहीं हैव होगा। इसमें जो है यहीं पे होना चाहिए था लेकिन इसमें भी नहीं है, यानी कि सही जवाब जो है वो हो जाएगा बी वाला, बाय हुम हैव माई बुक्स बीन स्टोलन। तो बी इसका जो है वो सही जवाब है। उसके बाद 97 को देखते हैं। 97 में फिर हम लोग को पैसिव वॉइस ही चुनना है। थोड़ा सा ऐसे अगर देखा जाए तो फेमस कोटेशन में भी आता है, पूछा जा रहा है प्रोमिसेज शुड बी केप्ट। अब इसका बताइए पैसिव वॉइस क्या होगा, तो इसका पैसिव वॉइस ऐसे ही याद रखिएगा, इसका होता है वन शुड कीप वंस प्रोमिसेज। इसी का जब हम बनाते हैं तो बनता है प्रोमिसेज शुड बी केप्ट। तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 98 से 100 यानी 3 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे ट्रांसलेशन हैं, और आपको ट्रांसलेशन बताना है कि कौन सही ट्रांसलेशन होगा। यहाँ पे पूछा गया है पहला क्वेश्चन, मैंने उसे पार्क में बैठे हुए देखा, इसका कौन सा सही होगा। आई सा हिम सिटिंग इन द पार्क, या फिर 3 इधर ऑप्शन है, आई विल सी हिम सिट इन द पार्क, या आई सी हिम सिट इन द पार्क, या फिर आई हैड सीन हिम सिट इन द पार्क। तो इसका जो सही जवाब है वो पहला वाला ही था, मैंने उसे पार्क में बैठे हुए देखा का सही जो बनेगा वो बनेगा आई सा हिम सिटिंग इन द पार्क। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 99 में देखें तो 99 में पूछा गया है शांति एक अमूल्य चीज है। अब इसका ट्रांसलेशन बताना है, तो शांति एक अमूल्य चीज का सीधे बन जाएगा कि पीस इज अ प्राइसलेस थिंग। अब यहाँ पे ऑप्शन में कहा है तो डी में दिया हुआ है पीस इज अ प्राइसलेस थिंग, क्योंकि ये अमूल्य है। ऐसे देखा जाए तो अमूल्य का प्राइसलेस होता है, इसमें कहीं भी प्राइसलेस नहीं है, तो ये ऐसे ही कट जाएगा, स्पेलिंग से ही पकड़ लेंगे। चीज के लिए थिंग्स होता है, इसमें थिंग्स भी नहीं है, यहाँ पे है, तो उस आधार पे भी देखें तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद जो 100 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी 100वां क्वेश्चन जो आया है, जो कि अंतिम क्वेश्चन है, वो है हमें मेहनत करना चाहिए। अब इसका ट्रांसलेशन बताइए क्या होगा। तो चाहिए जो है वो शुड वाला से बनता है, तो यहाँ पे अगर हम सीधे देखें तो बी हो जाएगा। हमें का चाहिए के लिए वर्ड में है तो यहाँ पे शुड हो जाएगा, और ओकरा बाद जो दिया गया है इसके बाद में मेहनत करना, तो मेहनत करने के लिए यहाँ पे वर्क हार्ड हो जाएगा। अब ये जहां पे भी होगा, ये सेंटेंस जहां भी होगा वही सही होगा, तो इसमें हार्ड वर्क वी शुड, ये तो ऐसे ही गया। वी शुड बी अ हार्ड वर्किंग मैन, ये भी गलत है। फिर है वी शुड वर्क हार्ड, तो यहाँ पे सी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं
जो कि बिहार बोर्ड वाला द्वारा यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन में जारी किए गए हैं। इसी के पैटर्न पर आपको इंग्लिश में भी सवाल वहां बोर्ड पे भी आएंगे, तो इसी के आधार पे आपको तैयारी भी करनी है। याद रखेंगे कि आपको यहाँ पे इस आधार पे देखें तो 60 नंबर आपको सिर्फ बुक से आएगा और 40 नंबर ग्रामर से आएगा। तो जिनका अगर ग्रामर कमजोर है वो बुक पे फोकस करें, जिनका बुक कमजोर है थोड़ा सा ग्रामर बेहतर है तो ग्रामर पर कर लें, थोड़ा बुक पे कर ले, 50 हो जाएगा। जिनका दोनों बेहतर है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। तो आज के हमारे इस क्लास में इतना ही था, मिलते हैं अब अगले क्लास में।